जय हिंद। आज हम लोग एडुटेरिया का जो न्यू सेट लॉन्च हुआ है बिहार पुलिस एग्जामिनेशन 2023 के लिए, उसका सेट नंबर 1 देखेंगे। इसमें जीके जीएस का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया डिस्क्रिप्शन के साथ कराया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश 3 देशों से अपनी सीमा साझा नहीं करती हैं? तो मिजोरम है, वह 3 देशों की सीमा से साझा नहीं करती है। मिजोरम किससे करती है? तो म्यांमार और बांग्लादेश से करती है। किससे करती है? म्यांमार और बांग्लादेश से। अब ऑप्शन में है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल किस किस देश से सीमा साझा करती है? तो पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से। किससे? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से। अरुणाचल प्रदेश तो भूटान, चीन और म्यांमार से लगती है। उसी तरह सिक्किम और लद्दाख अगर पूछ लिया जाएगा तो सिक्किम का हो जाएगा कि सिक्किम नेपाल से सटती है, भूटान से सटती है और चीन से सटती है। और लद्दाख चीन से सटती है, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से। एकमात्र अफगानिस्तान से सटने वाला जो राज्य हो जाएगा अभी केंद्र शासित प्रदेश है, और लद्दाख हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस प्रकार के चट्टानों में कोयला के प्रचुर मात्रा में भंडार पाए जाते हैं? किस प्रकार के चट्टान में कोयला सबसे ज़्यादा होगा? तो वह गोंडवाना में सबसे ज़्यादा होगा। अब गोंडवाना है क्या? तो गोंडवाना क्रम के चट्टान को कोयला की चट्टानें कहा जाता है, उसको कोयले का ही चट्टान कहेंगे। और इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसमें कोयला पाया जाता है। अब है कि धारवाड़। तो धारवाड़ में क्या है? तो इसमें लोहा एवं अन्य खनिज धातु पाया जाता है बहुत मात्रा में। और नेक्स्ट है विंध्यन। तो ये विंध्यन चट्टान में भवन निर्माण सामग्री का खनन होता है, मतलब जिससे भवन बनता है उस टाइप का इसमें मिलता है। और जबकि ये जो लिखा हुआ है टर्सियरी, तो टर्सियरी में क्या होता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम पदार्थ। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन कि भारत का एकमात्र अंतर्वाही नदी, अंतर्वाही नदी एकमात्र भारत का कौन है? तो वह लूनी नदी हो जाएगा। भारत का एकमात्र अंतर्वाही नदी लूनी नदी है। अब इसकी सहायक नदी आप पूछेगा तो इसकी जो सहायक नदियाँ है लूनी की, वह हो जाएगा जोवाई, सुकरी और जोवारी। जोवाई, सुकरी और जोवारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख दर्रे का सही क्रम उत्तर से दक्षिण है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख दर्रे का सही क्रम उत्तर से दक्षिण क्या होगा? तो इसका जो होगा उत्तर से दक्षिण बुर्जिला होगा, उसके बाद पीर पंजाल, उसके बाद जोजिला, उसके बाद बनिहाल। बुर्जिला, पीर पंजाल, जोजिला और उसके बाद बनिहाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से पुडुचेरी का कौन सा जिला केरल राज्य में स्थित है? निम्न में से पुडुचेरी का कौन सा जिला केरल राज्य में स्थित है? तो वह माहे। केरल राज्य में स्थित कौन है? तो माहे। पुडुचेरी के शासित जिला के अंतर्गत कितने जिला आता है? तो 4 जिला आता है, जिसमें केरल राज्य में यमन, केरल राज्य में माहे, और यमन जो होगा वह यमन आंध्र प्रदेश में, और पुडुचेरी में कराईकल पाया जाएगा। पुडुचेरी में क्या होगा? तो कराईकल और तमिलनाडु में स्थित है। तो फिर से एक बार देख लीजिए कि पूछ रहा है कि पुडुचेरी का कौन सा जिला केरल राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य के अंदर जो है वह हो जाएगा माहे। केरल राज्य के अंदर माहे। आंध्र प्रदेश के अंदर है, उसको यमन कहते हैं। और कराईकल पुडुचेरी में जो कराईकल है वह तमिलनाडु में स्थित है। कराईकल कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से किस राज्य में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है? जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार नागालैंड राज्य में दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम है। अब पूछता है कि इसका कितना है? तो ये ऋणात्मक है। कितना ऋणात्मक है? तो -0.6%। आज केरल में 4.9%, गोवा में 8.2% और आंध्र प्रदेश में 11% वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब दूसरा स्थान पर कौन हो जाएगा? तो केरल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु वर्ग में आता है? ये थार्नवेट है जिसके बिहार का जलवायु किस वर्ग में आता है? तो इसका जो वर्ग हो जाएगा वह CAW हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है? मतलब सबसे ज़्यादा कम लिंगानुपात है। बिहार पुलिस के अंदर इस तरह का बिहार से संबंधित 1-2 क्वेश्चन पूछा रहता है। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है? तो मुंगेर जिले में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है। अब पूछेगा कि कितना है? तो 876 है। और इसके बाद कौन हो जाएगा? तो इसके बाद भागलपुर हो जाएगा, उसके बाद खगड़िया, उसके बाद शिवहर, सब में न्यूनतम है। लेकिन 1 नंबर पर आएगा न्यूनतम में मुंगेर, जो कि क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि एशिया
महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है, यह कथन सही नहीं है। अब देखते हैं कि पृथ्वी में कितना महाद्वीप है पृथ्वी पर, तो 7 विशाल महाद्वीप है, मतलब बड़ा बड़ा महाद्वीप है। उदाहरण तो अगर हम इसको लेंगे तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका। महाद्वीपों की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितना मीटर है, तो 100 मीटर है महाद्वीपों की औसत ऊंचाई, जबकि महासागर की औसत गहराई समुद्र तल से पूछेगा तो 4000 मीटर है। एशिया जनसंख्या और भूमि क्षेत्र दोनों के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, मतलब जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है और भूमि क्षेत्र भी एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा है। अब पूछेगा कि एशिया में कुल कितना देश है, तो एशिया के अंदर कुल 48 देश है। कितना है, तो 48 देश है। जबकि अफ्रीका के अंदर कितना देश है, तो अफ्रीका के अंदर 54 देश है। कितना देश है, 54, जो कि सबसे अधिक हो जाएगा अफ्रीका। तो सबसे अधिक देश कहाँ है, तो अफ्रीका में। अब देखते हैं कि कौन कौन इसमें सही दिया हुआ था कि स्थल भागों की ऊंचाई या महासागर सतह की गहराई समुद्र तल से मापी जाती है, सही बात है। यूरोप और एशिया भूभाग यूराल पर्वत और यूराल नदी दोनों को एक दूसरे से अलग करती है, ये भी सही है। अफ्रीका का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध और आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है, मतलब चारों तरफ से लैंडलॉक नहीं है, लैंड नहीं है चारों तरफ से, तो हमारा कोलंबिया लैंडलॉक नहीं है। और जो दिया हुआ है बोल्विया, पराग्वे, ये सब लैंडलॉक है। अब देखते हैं इसके बारे में। पहले तो ये जितना भी देश है ये कहाँ किस महाद्वीप का है, तो दक्षिणी अमेरिका के देश है। अब इसमें जो बोल्विया है एवं पराग्वे है, बोल्विया एवं जो पराग्वे है स्थल रुद्ध देश है। क्या है, स्थल रुद्ध देश है। अब कोलंबिया एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर से लगती है। तो ये जो कोलंबिया है इसकी जो सीमा होगा वो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से लगती है। बोल्विया और पराग्वे स्थल रुद्ध देश है। अब है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। सबसे ऊंचा बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है एंजिल जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। इसके बाद क्वेश्चन इसमें बनता है कि ये कहाँ है, तो वेनेजुएला देश में है। सबसे पहले जो एंजिल जलप्रपात है वो कहाँ है, तो वेनेजुएला है। फिर पूछ लेता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी जो ऊंचाई है तो इसकी जो ऊंचाई हो जाएगा वो 979 मीटर है। 979 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह किस नदी पर स्थित है, तो यह कैरे नदी पर स्थित है। 3 क्वेश्चन बना कि यह किस देश में है, तो वेनेजुएला में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 979 मीटर इसकी ऊंचाई है। किस नदी पर यह स्थित है, तो यह कैरे नदी पर स्थित है। अब ऑप्शन में दिया हुआ है नियाग्रा जलप्रपात। क्या दिया हुआ है, तो नियाग्रा के बारे में जानते हैं कि नियाग्रा ही कहाँ है, तो अमेरिका, न्यूयॉर्क और कनाडा तीनों देश में है। अब है कि यह किस नदी पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात, तो यह नियाग्रा नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बाब्वे में है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है, तो जिम्बाब्वे में है। और पूछा कि कौन सी नदी पर है विक्टोरिया जलप्रपात, तो जाम्बेजी नदी पर है। कौन सी नदी पर है, तो विक्टोरिया जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। उसके बाद पूछेगा कि जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात कहाँ है, तो जोग जलप्रपात एक कर्नाटक राज्य में है, भारत के कर्नाटक राज्य में है। और यह कौन सी नदी पर है, तो यह शरावती नदी पर है। कौन सी नदी पर है, यह शरावती नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, बिहार के अंदर जितना भी एग्जाम होता है इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा। तो पूछता है कि बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है, तो सबसे ज़्यादा उस जिला में वन की प्रतिशत है, तो वह कैमूर। सबसे ज़्यादा वन कहाँ होगा, तो कैमूर। अभी थोड़ा देर पहले मुंगेर के बारे में बताते, बताइएगा कि मुंगेर में क्या था। तो सबसे ज़्यादा जो वन है वो कहाँ है, तो कैमूर में है। अब देखिए ये पूछेगा कि कैमूर का जो कितना किलोमीटर क्षेत्रफल में वन है, तो 1056.4 किलोमीटर में वन है। और वही न्यूनतम वन वाला अगर पूछेगा, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि न्यूनतम वन कहाँ है, तो शेखपुरा में है। न्यूनतम वन कहाँ है, तो न्यूनतम वन जो सबसे कम वन हो जाएगा वह शेखपुरा में हो जाएगा। उसके बाद है कि बिहार का वनावरण वर्ग किलोमीटर में कितना है। पूरा ओवरऑल देश में 2021 के अनुसार जो बिहार का वनावरण है वह 7380.79 वर्ग किलोमीटर में है। जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो पूरा राज्य में पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% पर मात्र वन है बिहार के अंदर, मतलब सबसे कम वन है, जो कि कितना होना चाहिए था, तो हम पूरा लगभग 23% के आसपास होना चाहिए था, जो बहुत कम है। 2019 के रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में 75% वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो 19 से अपना जो लगभग 1.03% वन बढ़ा है। किसके रिपोर्ट के अनुसार, तो 2019 के रिपोर्ट के अनुसार। 2021 में जो रिपोर्ट आया था उसके अनुसार अभी फिर आने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जनसंख्या 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम जनघनत्व है, मतलब सबसे कम जनघनत्व है बिहार के किस जिले में,
तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कैमूर में। कैमूर में सबसे कम जनघनत्व है, जहाँ 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, एक वर्ग किलोमीटर में 488 व्यक्ति रहते हैं। और इसके बाद पूछ लेगा कि इसके बाद जमुई हो जाएगा, बांका हो जाएगा, उसके बाद पश्चिमी चंपारण का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, यह भील जनजाति है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब है कि भारत में सबसे अधिक जनजाति तो भील हो गया, पूछ लेगा कि इसकी आबादी कितनी है, तो इसकी आबादी 1 करोड़ है, 1 करोड़ इसकी आबादी है भारत के अंदर। अब पूछेगा कि भील जनजाति मुख्य रूप से भारत के कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तर और दक्षिण में निवास करती है। यह गोंड भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो दूसरी हो जाएगी गोंड और पहला हो जाएगा भील, पहला भील दूसरा गोंड। तो नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ है। सबसे पहला जो बौद्ध ग्रंथ है वह कौन है, तो त्रिपिटक है। त्रिपिटक सबसे पहला बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। सबसे प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक हो गया। और इनके नाम क्या क्या हैं, तो इसमें आता है पहला सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधाम पिटक। अब सूत्र पिटक क्या है, तो यह सबसे महत्वपूर्ण पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म की सभी मुख्य सिद्धांत स्पष्ट करके समझाए गए हैं, जितना भी उसके अंदर सिद्धांत है सब स्पष्ट है। अब है विनय पिटक, यह क्या है, तो इसमें विस्तार से वे नियम दिए गए हैं जो भिक्षु संघ के लिए बनाए गए हैं, मतलब भिक्षु संघ के लिए जो भी नियम है वो विनय पिटक के अंदर है। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक क्या है, तो इसमें धर्म और उसके क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। सुत्त पिटक में क्या था, तो बौद्ध धर्म की सभी मुख्य सिद्धांत स्पष्ट कर दिया गया। विनय पिटक में है भिक्षु संघ के लिए बनाए गए हैं नियम। और अभिधम्म पिटक में है कि उसके क्रियाकलाप की व्याख्या किया गया, मतलब उसका क्या क्रियाकलाप होगा, धर्म और उसके क्रियाकलाप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिण भारत में किस वंश का शासन पाल एवं प्रतिहार वंश के शासन के समकालीन था। पाल और प्रतिहार वंश के समकालीन था तो राष्ट्रकूट, दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट। अब है कि दक्षिण भारत का जो शासन मतलब पाल और प्रतिहार वंश के शासन काल का समकालीन था वो कौन था, तो राष्ट्रकूट था। अब है कि राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्यों के सामंत था, मतलब उसी के समय बादामी में जो चालुक्य वंश था उसी के सामंत था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक पूछेगा तो दंती दुर्ग, या इसको हम दंती दुर्ग भी कहते हैं, दंती बर्मन भी कहीं कहीं लिखा रहता है, जिसे 8वीं शताब्दी के मध्य में 752 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्ति बर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। अब पूछेगा कि यह अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो यह अपनी राजधानी मान्यखेट में बनाई थी। कहाँ, मान्यखेट में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू शासक का उल्लेख किया है। तो बाबरनामा में जो किस हिंदू शासक का उल्लेख किया है तो वह मेवाड़ का भी किया था और विजयनगर का भी किया था, मतलब ए और बी दोनों होना चाहिए। तो देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु बाबर ने अपनी जो आत्मकथा पहले बाबरनामा केवल 5 मुस्लिम शासक बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात एवं बहमनी राज्यों तथा 2 हिंदू शासक मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख किया है। हिंदू शासक में आ जाएगा तो मेवाड़ का और विजयनगर का। और अगर पूछेगा कि मुस्लिम शासक तो बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी राज्यों का उल्लेख किया है। विजयनगर के तत्कालिक शासक उस समय क्या था, कौन था, तो विजयनगर के तत्कालिक शासक कृष्णदेव राय समकालीन था उस समय, मतलब बाबर के समकालीन था, जो कि सबसे शक्तिशाली राजा भी था। और बाबर ने जो अपनी आत्मकथा है उसका नाम है बाबरनामा, या उसको हम फारसी भाषा में क्या कहते हैं, तुर्की भाषा में उसको क्या कहते हैं, तुझके बाबरी। और उसका फारसी में जब अनुवाद किया था तो वो कौन किया था, तो अब्दुल रहीम खान खाना मैंने किया था। मतलब बाबरनामा को तुर्की भाषा में लिखा गया था, जिसको हम तुझके बाबरी कहेंगे। और इसको जब फारसी में अनुवाद किया तो अब्दुल रज्जाक खाना ने किया इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर की ओर चलते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो उस समय मुगल साम्राज्य में 21 प्रांत थे। कितने प्रांत थे, 21 गो प्रांत था। अब जिसमें मुअज्जम काबुल का मतलब प्रांत बांटा हुआ था, तो उसमें जो मुअज्जम था औरंगजेब का भाई वह काबुल का था, आजम गुजरात का और काम बख्श बीजापुर का सूबेदार था। सभी जगह का सूबेदार बनाया गया था। 50 वर्ष तक शासन करने के बाद उनकी मृत्यु दक्षिण के अहमदनगर में 3 मार्च 1707 ईस्वी में हो गया। लगभग कितना साल, 50 साल शासन किया। अब है कि दौलताबाद में स्थित फकीर बुहाबुद्दीन की कब्र के अहाते से उन्हें दफना दिया गया। 1707 में मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली के तख्त पर बैठा। उसके बाद मुअज्जम को बैठाया गया, उसका जो पुत्र था उसको बैठाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसानों ने अपनों को न सिर्फ विदेशी गुलामी में बल्कि भू स्वामित्व एवं पूंजीपतियों की गुलामी से भी मुक्त करना होगा, यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है यह भगत सिंह का है। किसका है, यह भगत सिंह का है। उपयुक्त कथन किसके द्वारा कहा गया, तो यह भगत सिंह के द्वारा कहा गया।
अब पूछ लेगा कि इनकी प्रमुख रचनाएं, तो एक शहीद की जेल नोटबुक इनकी रचना है। उसके बाद है कि सरदार भगत सिंह भी है, तो सरदार भगत सिंह एक शहीद की जेल इनका नोटबुक था और सरदार भगत सिंह इनकी रचना है। 23 मार्च 1931 की शाम को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। फांसी पर जाने से पहले लेनिन की जीवनी ही पढ़ रहे थे, मतलब जब फांसी पर जब वह जाने वाले थे उससे पहले क्या पढ़ रहे थे, तो वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह लेख भगत सिंह ने जेल में रहते हुए लिखा था कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, और यह 27 सितंबर 1931 को लाहौर के अखबार द पीपल में प्रकाशित हुआ, यह रचना इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि 1857 के विद्रोह को जन्म देने में कौन सा कारण जिम्मेवार था। 1857 के विद्रोह को जन्म देने में कौन सा कारण जिम्मेवार था, तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ये भी था, अवध का विलय भी था, और सैनिक में भेदभावपूर्ण व्यवहार भी था, मतलब इसको हम उपयुक्त सभी कह सकते हैं। अब क्या है कि 1857 का विद्रोह जन्म देने में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एवं धार्मिक कारण सभी जिम्मेदार था, एक तरफ से है। 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण कारण अगर पूछ लेगा तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति तो मेन है। फिर है कि अवध का विलय, ब्रिटिश भू राजस्व की नीति, ब्रिटिश क्या करता था, भू राजस्व मतलब ज़्यादा वसूलता था। ब्रिटिश औद्योगिक नीति भी लगा दिया, मतलब उद्योग वो अपना बैठाने लगा। सैनिकों में भेदभावपूर्ण व्यवहार, मतलब भेदभाव सैनिक के साथ होने लगा। प्रशासनिक विभेद भी होने लगा। उसके बाद था इनाम कमीशन, इनाम कमीशन भी इसका हम मुख्य जिम्मेदार मान सकते हैं। नेक्स्ट है कि दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। करेंट से संबंधित क्वेश्चन है, यह गुजरात राज्य में किया गया। अभी क्या है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के गांधीनगर में स्थित कलोल में देश के पहले नैनो यूरिया मतलब तरल लिक्विड फॉर्म में है प्लांट का उद्घाटन किया। यह क्या होता है यूरिया, किसको लिक्विड पानी में घोर के इसका स्प्रे किया जाता है। अभी तक जो हम लोग यूरिया का क्या करते हैं, यूरिया ठोस रूप में होता है, उसको हम छिड़कते हैं तो वह मिट्टी पे पड़ता है, तो वह उस नमी के कारण वह गलता है, उसके बाद पौधे में यूरिया से वह हरा हो जाता है। लेकिन अभी जो है नैनो यूरिया, यह क्या होता है कि इसको हम लोग लिक्विड फॉर्म में मतलब स्प्रे पानी में घोर के और इसका स्प्रे करते हैं। नैनो यूरिया प्लांट को कितना करोड़ रुपया की लागत से निर्मित किया गया है, तो इसको 175 करोड़ रुपया की लागत से निर्मित किया गया है। और यह कहाँ है, तो यह गुजरात में है, और एग्जैक्ट जगह गुजरात के गांधीनगर स्थित कलोल में, कलोल जो है गांधीनगर में, वहाँ यह प्लांट बनाया गया है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा प्राणी द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण नहीं है। द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण नहीं है, तो द्विलिंगी कॉकरोच नहीं है। कौन नहीं है, द्विलिंगी कॉकरोच नहीं है, मतलब इसका यूनिसेक्सुअल नहीं है, मतलब अलग अलग होता है मेल फीमेल। जिन जीवों में नर तथा मादा जनन अंग दोनों एक ही प्राणी में आते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको द्विलिंगी उभयलिंगी कहते हैं, मतलब उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन हो सकते हैं, केचुआ, स्पंज, टेपवर्म, स्टारफिश, जोक सभी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है, तो यह अंडमान निकोबार द्वीप में है। अंडमान निकोबार द्वीप में है समुद्री उद्यान। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह पोर्ट ब्लेयर से कितना, तो 27 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस उद्यान का विस्तार 281 वर्ग किलोमीटर में है। कितना वर्ग किलोमीटर में है, तो 281 वर्ग किलोमीटर में है, और यह पोर्ट ब्लेयर से 27 किलोमीटर दूरी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है। साइंस का क्वेश्चन का बिहार पुलिस के अंदर बहुत बड़ा रोल रहता है, तो निम्न में से कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है। यहाँ तक अगर आप वीडियो देखते हुए आए होंगे तो लगा होगा कि हाँ हमारा एफर्ट किस तरह का है, तो आप लोग से एक ही गुजारिश है कि कम से कम आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो जब हम डालेंगे तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन जाएगा। और कम से कम 1-2 ग्रुप में अवश्य शेयर कीजिएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा कि इस तरह का वीडियो हम नेक्स्ट लाते रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइंस का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बिहार पुलिस के लिए, क्योंकि यही मेरिट को डिसाइड करता है। निम्नलिखित में से कौन सी पॉलीसेकेराइड नहीं है, दिया हुआ इसमें पॉलीसेकेराइड नहीं है, तो ग्लैक्टोज जो है वो पॉलीसेकेराइड नहीं है। बाद बाकी स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन तीनों क्या है, तो पॉलीसेकेराइड है, तीनों है पॉलीसेकेराइड।
पॉलीसेकेराइड है क्या, पहले तो समझना है। पॉलीसेकेराइड रंगीन के साथ साथ अक्रिस्टलीय एवं अघुलनशील होता है, मतलब न घुल सकता है न उसको हम क्रिस्टल बना सकते हैं, और वह क्या है तो वह रंगीन रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान। निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी की कमी से पूछता है कि कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स होता है, ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग होता है। सब विटामिन डी की कमी से पूछा जाएगा कि विटामिन डी हम कहाँ से ले सकते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूरज के प्रकाश है, लेकिन कम मात्रा में केला के अंदर पाया जाता है, जो एकमात्र विटामिन डी का स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इनमें से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो कैंसर। कैंसर संक्रामक रोग नहीं है, मतलब संक्रमण के द्वारा नहीं फैलता है। तो यह कैसे फैलता है? तो पहले तो है कि संक्रामक रोग एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की क्षमता होती है, उसको हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। मतलब किसी को हो गया है, उससे दूसरे को होने की संभावना है या हो जाता है, उसको हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कौन हो सकता है? तो मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा इत्यादि संक्रामक रोग के उदाहरण हैं। अब है कैंसर। कैंसर या हृदय रोग किसको हो जाता है? मतलब हार्ट अटैक हो जाता है, एलर्जी हो जाता है, आनुवांशिक रोग हो, ये सब संक्रामक रोग के अंदर नहीं आता है। इन रोगों का स्थानांतरण रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं होगा, और अनियमित ऊतक वृद्धि के कारण कैंसर होता है। मतलब कहीं भी शरीर की जो बनावट है उससे ज़्यादा अगर सेल डिवीजन हो जाता है, मतलब सेल बढ़ जाता है, अनियमित कोशिका विभाजन इज कॉल्ड कैंसर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जो इकाई है वह टेस्ला है। क्या है? तो टेस्ला है। अब मात्रक इसके मापन में जो शामिल जितना भी मात्रक होता है उसका एक हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट में। क्या क्या? तो ज्योतिष फलक। ज्योतिष फलक को हम लोग किस में, उसका जो यूनिट होगा, उसका जो मात्रक होगा वह ल्यूमेन हो जाएगा। ज्योतिर्तीव्रता का बहुत बार पूछा हुआ कैंडेला। चुंबकीय तीव्रता पूछेगा तो टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा तो गॉस। चुंबकीय फलक का अगर पूछ लेगा तो वेबर। लेंस की क्षमता पूछेगा तो उसको हम लोग डायप्टर कहेंगे। विभवांतर को अगर पूछेगा कि किस में मापेंगे तो वोल्ट में। वायु दाब को किस में मापेंगे तो बार में। चुंबकीय तीव्रता को किस में मापेंगे तो टेस्ला में। ठोस कोण को किस में मापेंगे तो स्टेरेडियन में। कोणीय वेग को किस में मापेंगे तो रेडियन प्रति सेकंड में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दिया हुआ क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 4 दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हमारा क्लोरीन है जो इलेक्ट्रिक बल्ब, इसके अंदर नहीं पाया जाता है, यह सुमेलित नहीं है। कौन कौन सुमेलित है? तो मैग्नीशियम, यह आतिशबाजी में पाया जाता है। यूरेनियम परमाणु बम के अंदर रहता है, और जिंक गैल्वेनाइजीकरण में प्रयोग किया जाता है। अब पूछेगा कि बल्ब में पाया क्या जाता है? तो बल्ब उपयोग में होने वाले टंगस्टन, उसमें क्या पाया जाता है? तो एक टंगस्टन का वायर रहता है जिसको फिलामेंट जिससे बना रहता है, वह ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, मतलब वह ऑक्सीजन के संपर्क में अगर आएगा तो वह जल जाएगा, उसी को रोकने के लिए उसमें नाइट्रोजन या आर्गन जैसे रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस भर जाते हैं, मतलब वह क्रिया नहीं करता है, जिससे उसको उसमें भरा जाता है। अब है कि क्लोरीन गैस, ये जो दिया हुआ था क्लोरीन गैस, यह किसके अंदर पाया जाएगा? तो ये जो क्लोरीन गैस का प्रयोग कागज और कपड़े बनाने में किया जाता है। इसमें ब्लीचिंग एजेंट, मतलब जो धुलाई वाले जो एजेंट हैं, रंग उड़ाने वाले जो द्रव हैं, उसके रूप में काम में लाई जाती है। मतलब कपड़े से रंग को उड़ा देगा, धुलाई करने में भी यह प्रयोग होगा। ब्लीचिंग एजेंट इसको कहते हैं, क्लोरीन गैस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की ओर चलते हैं हम लोग, कि लैंगिक जनन में आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन में आनुवांशिक जो विचरण है वह कैसे होगा? तो जीन के सम्मिश्रण, ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, और जीन के लिए मिश्रण, सफलिंग से, मतलब उपयुक्त सभी तीनों से होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी पेरिस्कोप कार्य करता है? तो जो सरल परिदर्शी पेरिस्कोप है वह किस पे कार्य करता है? प्रकाश के परावर्तन पर। किस पर? प्रकाश के परावर्तन पर। अब पेरिस्कोप क्या है? पहला क्वेश्चन यही बनेगा। तो इस प्रकाशिक यंत्र में क्या होता है? तो एक नली में दो समतल दर्पण जिसकी परावर्तक सतह परस्पर समांतर हो, मतलब उसका जो परावर्तक सतह समांतर होगा, अंतिम किनारों पर लगे होते हैं। दोनों तरफ लगा होता है किनारों में। प्रत्येक दर्पण नली के अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाता है। परिदर्शी में प्रकाश से पहले दर्पण पर 45 डिग्री के कोण पर आपतित व परावर्तित होता है, जिससे परावर्तन के पश्चात दूसरे दर्पण पर भी 45 डिग्री पर आपतित व परावर्तित होता है। अतः इसकी सहायता से पनडुब्बी, मतलब कहाँ इसका उपयोग होगा? तो युद्धपोत में अंदर जो छिपे रहकर बाहर की गतिविधि को देखता है। मतलब पनडुब्बी जो पानी के अंदर रहता है वह उसके अंदर से पेरिस्कोप के द्वारा बाहर देखते रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कि वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा कौन कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? मतलब कौन से रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब है कि
बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन चक्की द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है। तो श्यानता ठोस तथा गैसों का एक विशिष्ट गुण है, तो ये गलत है, यही क्वेश्चन गलत है जो हमारा राइट आंसर है। सही आंसर देखते हैं कि तापमान बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है, परंतु गैसों की जो श्यानता है विस्कोसिटी वो बढ़ जाती है। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है, यह दोनों पॉइंट सही है। अब देखते हैं श्यानता के बारे में कि श्यानता किसी तरल या द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करती है। जैसे समान शब्द में समझेंगे तो वह बाहरी बल को क्या करता है, मतलब विरोध करता है। समान शब्दों में यह उस तरल के गाढ़ेपन, मतलब कितना तरल गाढ़ा है, या उसे बहने का प्रतिरोध करने की क्षमता का परिभाषित करती है। अगर ठोस है तो उसमें गुण ज़्यादा है, मतलब वह ठोस है तो वह नहीं बहेगा, और वही अगर जितना पतला होगा तो जैसे हम सिंपल भाषा में अगर कहें तो गोंद कहीं गिराएंगे तो वह उसका जो गाढ़ापन ज़्यादा है तो उसका श्यानता ज़्यादा है, वह क्या होगा, नहीं बहेगा। उसी तरह अगर हम उसमें पानी को अगर डालेंगे उतना ही तो पानी क्या होगा, जल्दी जल्दी बहेगा, उसका गाढ़ापन क्या है, कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पानी के अंदर भीतर बुलबुला उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, यह गलत है। सही वाला देखते हैं कि बुलबुले का आकार पानी में नीचे से ऊपर की ओर आते हुए बढ़ता है, सही है। अगर पानी के अंदर से कोई बुलबुला है तो जैसे सतह के ऊपर आएगा तो उसका बुलबुला का आकार बढ़ते जाएगा, या आप लोग करके भी देख सकते हैं। वायु में उड़ने वाले साबुन के बुलबुले के भीतर का दबाव बुलबुले के बाहर के दबाव की तुलना में अधिक होता है, तब ना फूटता है। अगर हम सर्फ या साबुन का कुछ होगा अगर हम करते हैं तो उसके अंदर का जो दाब पूछता है कि क्या है, तो वायु दाब से उसके अंदर का दाब अधिक रहता है, उसी के कारण वह ब्लास्ट करता है, मतलब फूट जाता है थोड़ी देर के बाद। अब है कि पानी के भीतर का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, सही है, न कि उत्तल लेंस के भांति। अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है पानी के अंदर का बुलबुला, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यह कन्फ्यूजन कब देता है कि देखने में लगता है कि ये उभरा हुआ है मतलब उत्तल है, लेकिन यह जो व्यवहार करता है अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। चलिए नेक्स्ट है कि 34 नंबर के निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो वह हो जाएगा, प्राकृतिक बहुलक जो नहीं है वह नाइलॉन नहीं है। नाइलॉन क्या है, वह प्राकृतिक बहुलक नहीं है। कौन कौन है, तो प्राकृतिक ऊन, रेशम, चमड़ा सभी प्राकृतिक बहुलक है, परंतु नाइलॉन क्या है, प्राकृतिक बहुलक नहीं है। चमड़ा, रेशम, ऊन सब क्या है, प्राकृतिक। हाइड्रोजन H2 को जलाने से क्या बनता है, तो हाइड्रोजन H2 को जलाने से पानी का निर्माण होता है। H2 अगर हाइड्रोजन को हम लोग जलाएंगे तो जल बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा 35 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके आगे का जो भी क्वेश्चन है वह हिंदी का है या और सब्जेक्ट का है, तो 35 क्वेश्चन जीके जीएस का जो सेट है वह चलते रहेगा। और यह अभी तक का प्रथम वीडियो है जो एडुटेरिया का कोई करा रहा है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ये बुक लॉन्च हुआ है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।